हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी है और यहां पर हेम ऑपरेटर की वैकेंसी है, पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है, ओवरसीयर सिविल के लिए भी वैकेंसी को ओपन किया है। स्पेशली यदि हम लोग हेम ऑपरेटर की बात करें, 472 सीट पर वैकेंसी को ओपन किया है। यह काफी बड़ी वैकेंसी होने वाली है और यदि आप सही से टारगेट करते हो तो यहां पर आपके जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब देखिए, एनसीएल को स्पेशल बनाता है बिकॉज यहां पे आप लोगों का जो पे स्केल होता है वो काफी अच्छा होता है। स्पेशली नीट एंड क्लीन भर्ती प्रक्रिया होती है, आपको टोटल सिलेबस दिया होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे कि आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, स्पेशली जो हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है वहां पर क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, साथ साथ में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो सिलेबस क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है। यदि आप हेम ऑपरेटर में अप्लाई करते हो तो हम लोग उसको भी यहां पर समझ रहे होंगे, यानी कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यदि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल। एनसीएल की बात करें, ये मिनरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है, कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती करी जा रही है, परमानेंट बेसिस पर आप लोगों की भर्ती है। आप लोगों के जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को फिल करना होगा। जो पोस्ट यहां पर निकाली गई है, देखिए 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहां पर है। सबसे पहली पोस्ट है हेम ऑपरेटर और सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, 472 सीट। उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यहां पर वैकेंसी को ओपन किया है। उसके अलावा ओवरसीयर सिविल के लिए वैकेंसी को ओपन किया है। ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करें, इसके अंतर्गत डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर यानी कि अलग अलग कैटेगरी आती है। लेकिन हेम ऑपरेटर पोस्ट में आप अप्लाई करोगे तो आपका एक ही एग्जाम पेपर होगा, चाहे आपने डंपर ऑपरेटर में अप्लाई किया हो या डोजर ऑपरेटर में अप्लाई किया हो या किसी भी कैटेगरी में अप्लाई किया हो। अभी हम लोग डिटेल में देख रहे होंगे हेम ऑपरेटर के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है, वो चीजें हम लोग समझ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट समझना बेहद जरूरी है। आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो होने वाली है 1 मई 2026 आप लोगों की होने वाली है। ध्यान रखिएगा, जो 1 मई 2026 है वही आपकी कट ऑफ डेट होने वाली है। इन द सेंस, इस डेट तक आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। चाहे हम लोग यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस 1 मई 2026 से पहले की डेट का होना चाहिए। यदि आपके पास में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली रिन्यू नहीं हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। तो आगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ रहे होंगे, वहां पे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा देखिए, यहां पे वैकेंसी ब्रेकअप दिखाया हुआ है, यहां पे अलग अलग टेबल आपको दी गई है। सबसे पहले यदि हम लोग टेबल ए की बात करें, ये जो टेबल ए है, इस टेबल ए में हेम ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट को दिखाया हुआ है। हेम ऑपरेटर ट्रेनी के अंतर्गत यदि हम लोग देखने लगे, ये सारी पोस्ट आ जाती हैं, जैसे कि डंपर ऑपरेटर ट्रेनी, ग्रेडर ऑपरेटर ट्रेनी, डोजर ऑपरेटर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी या फिर पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनी। तो अलग अलग पोस्ट यहां पर दिखाई देंगे। जो सबसे ज्यादा पोस्ट आपको नजर आ रही है वो डंपर ऑपरेटर ट्रेनी में नजर आ रही है, जो कि 308 पोस्ट यहां पर टोटल निकाली गई है। लेकिन यदि हम लोग सभी को मिला दें तो यहां पे टोटल 472 सीट पर वैकेंसी को निकाला गया है हेम ऑपरेटर की, स्पेशली यदि हम लोग बात करें। अब देखो, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। टेबल बी जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है। पैरामेडिकल स्टाफ में यदि हम लोग देखोगे, स्टाफ नर्स की टोटल यहां पे 47 पोस्ट निकाली गई है। उसके अलावा फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्नीशियन डेंटल की वैकेंसी है। तो इस प्रकार आप लोग यहां पर देख सकते हो। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ में भी यदि हम लोग सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें, स्टाफ नर्स ट्रेनी की सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। उसके अलावा जो टेबल सी आपको दिखाई दे रहा है, ओवरसीयर सिविल के लिए वैकेंसी है और यहां पर यदि आप टोटल वैकेंसी देखोगे 30 टोटल वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है। यहां पर बैकलॉग वैकेंसी इंक्लूड करके यहां पे टोटल 30 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। अब बात आती है कि हम लोग यदि हेम ऑपरेटर में अप्लाई करते हैं तो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, तो उस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा जिससे कि सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। सबसे पहले
क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग यहां पर बात करें कि आपका यदि आप हेम ऑपरेटर के अंतर्गत किसी में भी अप्लाई कर रहे हो, ये 6 पोस्ट है हेम ऑपरेटर के अंतर्गत। कौन कौन सी पोस्ट है? डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग, ग्रेडर ऑपरेटर ट्रेनिंग, डोजर ऑपरेटर ट्रेनिंग, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग, प्ले लोडर ऑपरेटर या फिर यहां पर सरफेस माइनर ऑपरेटर। तो इन सभी के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करी हो या 10वीं कक्षा के इक्विवेलेंट आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, कुल मिला के 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण करी है। एंड उसके अलावा ध्यान रखिएगा आपके पास में वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देखिए यदि आप अलग अलग स्टेट में है, इस लाइसेंस का नाम अलग अलग हो सकता है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बेसिकली हो सकता है, तो अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन मेनली जो हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। ये किसी पर्टिकुलर गाड़ी के नाम से लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ये आपका हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, जिसके अंतर्गत सभी जो हैवी गाड़ियां चलाने का परमिट होता है, वो आपके पास में बेसिकली होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है 1 मई 2026 से पहले या उस दिन तक होना चाहिए, यानी कि जो कट ऑफ डेट है वो 1 मई 2026 है। यदि उसके बाद का आपका हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं हो। यदि आपका हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग कंडीशन में है 1 मई 2026 तक, जब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ प्रतिशत मार्क्स भी रखा गया है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। देखिए यदि हम लोग यहां पर परसेंटेज की थोड़ा सा बात करने लगे, तो यहां पर जनरल कैंडिडेट यदि आप हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो 10वीं कक्षा में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो, तो 10वीं कक्षा में 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, तो 45% मार्क्स कम से कम आपके 10वीं कक्षा में होना चाहिए। तो ये आप लोगों के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये होना जरूरी है। यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो और आपके 10वीं कक्षा में 55% से मार्क्स कम है, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप पात्र नहीं माने जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग अदर पोस्ट की बात करें कि अदर पोस्ट में क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा है, तो 7 नंबर का जो पोस्ट है स्टाफ नर्स ट्रेनी, जो कि हमारा बेसिकली पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत आता है। यहां पर 10+2 कंप्लीट होना चाहिए एंड यहां पर बैचलर ऑफ नर्सिंग, यानी कि जो बीएससी है वो नर्सिंग से आपने कंप्लीट करी हो, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग से करा है, तब भी आप लोग बेसिकली एलिजिबल है। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वो मतलब वैलिड होना चाहिए आपका, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यदि फार्मासिस्ट की हम लोग बात करें, यहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप लोगों ने किया है, उस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से यहां पर जितनी भी बेसिकली टेक्नीशियन की पोस्ट है, अपने डिसिप्लिन में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जब भी आप लोग एलिजिबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगे। उसके अलावा यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो रिजर्वेशन में आता है, तो रिजर्वेशन को समझना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर देखो यदि हम लोग बेसिकली पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बात करने लगे, पैरामेडिकल स्टाफ में यदि आप लोग देखोगे, यदि एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर मांगा हुआ है, यहां पर बेसिकली बोला गया है पैरामेडिकल स्टाफ में जो आर्मी कैंडिडेट है ना, यदि आर्मी की 10 साल की सर्विस है, उस कंडीशन में उनको भी एलिजिबल किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने क्लियर किया, द टेक्नीशियन पैरामेडिकल स्टाफ हु आर मैट्रिकुलेट एंड हैव सर्व्ड इन आर्मी फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर पीरियड, तो उस कंडीशन में वो जो है एलिजिबल माने जाएंगे, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए या तो सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का आप लोगों का आईटीआर या फॉर्म 16 बेसिकली सबमिट कर सकते हैं उस कंडीशन में। यहां पर देखो, यहां पर बेसिकली जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो दिखाया गया है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट बेसिकली एलिजिबल है। तो यहां पे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी भाई है वो बेसिकली यहां पर देख लीजिएगा। उसके अलावा देखो यहां पर आ जाता है स्किल ऑफ पे, कि आप लोगों का पेमेंट स्किल वगैरह क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम हेम ऑपरेटर की बात करते हैं। देखिए हेम ऑपरेटर का जो पे स्किल यहां पर है वो आप लोगों का 1502 रुपए
पर डे के हिसाब से, यानी कि आप बोल सकते हो कि 45,000 रुपीज पर मंथ आप लोगों का रहने वाला है। उसके अलावा यहां पर रिस्क अलाउंस फैक्टर होते हैं, काफी सारे अलाउंसेस यहां पर ज्यादा मिलते हैं। इस वजह से जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही होती है वो लगभग 50,000 रुपए के आसपास होती है। यदि हम हेम ऑपरेटर की बात करें, जहां पर भी मैं हेम ऑपरेटर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप समझिएगा, चाहे आप डंपर ऑपरेटर में अप्लाई करो, ग्रेडर ऑपरेटर में, डोजर ऑपरेटर में, क्रेन ऑपरेटर में, इन सभी की बात हो रही है। यानी कि हेम ऑपरेटर के अंतर्गत ये 6 पोस्ट आ जाती है। इन सभी का पेपर भी सेम होने वाला है, एक ही पेपर होने वाला है, कोई अलग पेपर आपका नहीं होने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे ये तो हो गई इनका बेसिक पे का, उसके अलावा यहां पे आपकी ट्रेनिंग भी रहने वाली है। तो जो ट्रेनिंग होगी ना वो 3 ईयर की ट्रेनिंग आपकी होगी, 3 साल की ट्रेनिंग होगी, ध्यान रखिएगा। आफ्टर 3 ईयर ट्रेनिंग जैसे ही आपकी सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट होती है, आपका प्रोविजन पीरियड यहां पर जैसे ही 3 साल का ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होगा, उस कंडीशन में आपका प्रमोशन बेसिकली हो जाएगा हेम ऑपरेटर ट्रेनी एग्जीक्यूशन कैटेगरी डी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार यदि हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, यहां पर इनका बेसिक पे 47,330 रुपीज रहने वाला है। इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह भी एप्लीकेबल होते हैं, तो सैलरी काफी अच्छी मिल जाती है। इनकी ट्रेनिंग 1 साल की रहने वाली है एंड आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट ये T&S ग्रेड सी के अंदर प्रमोशन इनको मिल जाएगा। उसके अलावा यदि हम लोग बाकी टेक्नीशियन की बात करें, इनकी जो बेसिक पे रहेगा 43,775 रुपीज पर मंथ के आसपास इनका रहने वाला है। 3 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा। आफ्टर 3 ईयर बेसिकली इनका क्या होगा, ट्रेनिंग एक ट्रेड टेस्ट वगैरह बेसिकली ये कंप्लीट लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर T&S ग्रेड सी में बेसिकली इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे 1 ईयर का ट्रेनिंग है, आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट ये इस ग्रेड में बेसिकली इनको पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनका रखा हुआ है। स्पेशली हेम ऑपरेटर की बात करें, 3 साल की ट्रेनिंग आप लोगों की रहती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान भी सारे आप लोगों को चीजें बेसिकली दी जाती है। जो बेसिक पे है एटलीस्ट वो तो सारी चीजें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 50,000 के अराउंड। यहां पर देखिएगा एज लिमिट वगैरह आप लोगों का क्या है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। ध्यान रखिएगा इस एज लिमिट को काउंट किया जाएगा 1 मई 2026 बिकॉज ये आपके कट ऑफ डेट होने वाली है आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए। यहां पर यदि आप यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अपर एज लिमिट में। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूबीडी यूआर कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन। यदि फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 13 साल की छूट मिल जाएगी, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं 15 साल की छूट मिल जाती है। जो ईएसएम कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए बेसिकली एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस जो वगैरह है उसके अलावा 3 ईयर का छूट मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल, ध्यान रखिएगा। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ऑल एम्प्लॉय वगैरह, सीआईएल या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनीज के, उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट यहां पे नहीं रखी गई है। ध्यान रखिएगा जो भी एज लिमिट है 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आपको प्रूव करना होगा, यानी कि एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट आप लोगों की लगने वाली है। अब रिजर्वेशन रूल को समझ लीजिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, यानी कि चाहे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यदि आप अपने फॉर्म को अपनी कैटेगरी में अप्लाई करते हो और आप कोई भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेते हो, रिजर्वेशन का फायदे का मतलब है कि आप क्वालिफिकेशन मार्क्स में फायदा नहीं लेते हो, रिलैक्सेशन नहीं लेते हो, एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं लेते हो, उस कंडीशन में यदि आपके मार्क्स यूआर के कैटेगरी में आते हैं, आप मेरिट को फाइट करते हो, उस कंडीशन में आपको यूआर की सीट मिल जाएगी, जनरल की सीट मिल जाएगी। इन केस आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो और आपने कैटेगरी का बेनिफिट लिया, इसका मतलब यह है कि या तो आपके प्रतिशत मार्क्स कम है तो आप छूट के अंतर्गत अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, या आपकी एज लिमिट ज्यादा है तो आपने एज रिलैक्सेशन का रिलैक्सेशन ले लिया। यानी कि कोई भी एज लिमिट या फिर आपने कोई भी कैटेगरी बेनिफिट लिया है, उस कंडीशन में आप रिजर्व्ड कैटेगरी में ही काउंट करे जाओगे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको हमेशा अपनी ही कैटेगरी से फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यहां पे पूछते हैं कि सर जनरल की सीट ज्यादा है, क्या मैं जनरल से अपने फॉर्म को अप्लाई कर दूं? बिल्कुल नहीं। यदि आप जनरल के लिए
अप्लाई करने के पात्र हैं तो आप अपने आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। यदि आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं और कम आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी में तो शिफ्ट हो ही सकोगे, तो वहां पे आपका डुअल फायदा होगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस कंडीशन में। यहां पे ये सारी चीजें बेसिकली मेंशन करी हुई है, मैंने शॉर्टकट में सारी चीजें आपको समझा दी सो दैट कि आप ये गलती ना करो, ये मिस्टेक बेसिकली ना करो। यहां पे सारी चीजें बताई गई है कि आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट बेसिकली होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर करी गई हैं। एप्लीकेशन फी की यदि हम लोग बात करें, यदि आप यूआर, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो, उस कंडीशन में आपकी 1000 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी लगने वाला है, यानी कि टोटल जो आपको अमाउंट पे करना होगा 1180 रुपए के आसपास आपको पेमेंट फी पे करना होगी। यदि आप एससी, एसटी, ईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उस कंडीशन में आपकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी, निल, आप विदाउट एप्लीकेशन फी अपने फॉर्म को बेसिकली अप्लाई कर पाओगे। देखिए यदि आप कोई भी गलत काम करते हो, इन द सेंस गलत इंफॉर्मेशन देते हो, चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो या अदर कुछ भी जुगाड़ करते हुए पकड़े जाते हो, तो आपको बैन किया जा सकता है फ्यूचर की सारी वैकेंसी से। साथ ही साथ क्रिमिनल के अगेंस्ट आप लोगों का कुछ ना कुछ फाइल बेसिकली वो कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इस बात को भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि यहां से सारी चीजें समझ आ गई तभी चीजों का काम बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखिए यदि हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की यहां पर बात करने लगे तो यहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बिहाफ पर आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठना होगा, यानी कि आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। सीबीटी एग्जाम के बिहाफ पर ही आपका बेसिकली मेरिट बनेगा, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि हम बात करें हैम ऑपरेटर ट्रेनिंग की, यहां पे जो सीबीटी एग्जाम आप लोगों का होगा उसमें बेसिकली आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और उसको हल करने के लिए 90 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा इन वन सिटिंग, यानी कि एक बार में ही एक ही पेपर आपका होने वाला है। कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, ध्यान रखिएगा जितनी भी पोस्ट है आपकी हैम ऑपरेटर के अंतर्गत, यानी कि चाहे डंपर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, कोई भी पोस्ट में अप्लाई किया है सभी का एक ही पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो मेरिट होगी वो बेसिकली कैसे डिपेंड करेगी कि जो भी आपने पोस्ट को प्रेफर्ड किया हुआ है उस बिहाफ पर आपका बेसिकली 100 मार्क्स का जो रहेगा उसके बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी, और हर एक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर 1 नंबर दिया जाएगा और कोई भी पेनल्टी नहीं होगी यदि आप गलत उत्तर का चयन करते हो। इन द सेंस यहां पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। यदि किसी केस में हिंदी में यदि गलत कोई छप जाता है, प्रिंट हो जाता है, उस केस में इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नीचे हम लोग बेसिकली सिलेबस भी देख रहे होंगे। यदि हम पैरामेडिकल स्टाफ एंड ओवरसीयर की बात करें, यहां पर 2 सेक्शन होंगे। यदि हम लोग इनकी बात करें, हैम ऑपरेटर का एक ही पेपर होगा, एक ही सेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। उसमें कहां से क्वेश्चन आएंगे अभी हम लोग देख रहे होंगे, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ एंड ओवरसीयर सिविल के लिए 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। यहां पे भी 100 नंबर का पेपर बेसिकली इन लोगों का होने वाला है, और यहां पे डिसिप्लिन रिलेटेड 70 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी बेसिकली जो होगा वहां पे 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सभी से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। जैसे कि हमारा टेक्नीशियन का पेपर होता है, फिटर का होता है, टर्नर का, मशीनिस्ट का होता है। टेस्ट सेंटर आपको चूज करना होगा, ध्यान रखिएगा मेंशन किया गया है। यहां पर यदि हम लोग देखें ऑल नोटिफाइड पोस्ट के लिए 100 क्वेश्चन, यहां पे बेसिकली बताया गया कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्या है। ध्यान रखिएगा ये केवल मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। 50 मार्क्स यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप 100 नंबर में से 50 नंबर ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिनके हायर मार्क्स होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट, उनका यहां पर सिलेक्शन बेसिकली होने वाला है। अब हम लोग
इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर कुछ चीजों को समझते हैं। अब देखिए गाइस, यहां पर जो ओ नंबर का पॉइंट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी कैंडिडेट हेम ऑपरेटर पोस्ट में अप्लाई करेंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा पोस्ट का, यानी कि डंपर ऑपरेटर सबसे पहले, देन उसके बाद सरफेस माइनर, देन डोजर ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट हायर मार्क्स लेके आएंगे, देखो मैं इसको सिंपल तरीके से समझा देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो सभी कैंडिडेट किस में अप्लाई करेंगे भैया, आप अप्लाई करोगे हेम ऑपरेटर में, है ना, हेम ऑपरेटर में आप अप्लाई करोगे। हेम ऑपरेटर के अंतर्गत ये सारी पोस्ट आती हैं। अब आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा आपके मार्क्स के बिहाफ पर, यानी कि जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको डंपर ऑपरेटर मिलेगा, जिसके कम मार्क्स हैं तो डंपर नहीं मिल पाएगा तो सरफेस माइनर ऑपरेटर मिल जाएगा। यदि सरफेस माइनर ऑपरेटर भी नहीं मिल पाया और कम मार्क्स हैं तो आपको डोजर ऑपरेटर मिल सकता है। डोजर ऑपरेटर भी नहीं मिल पाया और कम मार्क्स हैं तो आपका प्ले लेडर ऑपरेटर मिल जाएगा। वो भी नहीं मिल पाया और कम मार्क्स हैं तो आपको ग्रेडर ऑपरेटर मिलेगा, और कम मार्क्स हैं तो आपको क्रेन ऑपरेटर मिलेगा, लेकिन उससे कम मार्क्स हैं तो आप बाहर हो जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, आगे कुछ नहीं है ना, समझ रहे हो। तो इतने मार्क्स तो आपको लेके आने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशंस दी गई हैं, ये काफी कॉमन है, इनको आप लोग पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे दिखाई गई हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आके अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, आपका यदि कमेंट आता है कि सर अप्लाई ऑनलाइन की वीडियो बनाइए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आ जाऊंगा जहां पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जिससे कि कोई भी मिस्टेक आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय ना करें। यदि आप चाहते हो कि वीडियो लेके आओ तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, वो हाउ टू अप्लाई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, कुछ स्पेशल नोट दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली एनसीएल का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। यदि कुछ डिस्प्यूट वगैरह होता है उस कंडीशन में, कोर्ट केस वगैरह होता है उस कंडीशन में यहाँ पे बोला गया है। अब बात आ जाती है सिलेबस की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे समझिएगा, ये जो सिलेबस है वो हेम ऑपरेटर ट्रेनी का सिलेबस है। इस हेम ऑपरेटर ट्रेनी के सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले समझो ये जो सिलेबस है किसका है, हेम ऑपरेटर ट्रेनी। हेम ऑपरेटर ट्रेनी मतलब उसके अंतर्गत 6 पोस्टें, किसी में भी अप्लाई किया हो सभी का एक ही पेपर होना है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स कहां कहां से 100 क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिएगा। सीबीटी विल बी कॉमन पेपर फॉर ऑल ऑपरेटर पोस्ट। द सिलेबस इज एज फॉलोज। जितनी भी पोस्ट है ऑपरेटर की उसमें ये सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। बाकी इस सिलेबस का कंप्लीट कोर्स आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएगा स्पेशल टेक्नो पर। तो काफी जल्दी लगभग 2 से 3 डेज में प्लान कर रहे हैं, जिसमें सीक्वेंस में आपको पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से क्लासेस मिल जाएंगी। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, और साथ साथ में ये स्टैंडर्ड मटेरियल से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग कोर्स में बता देंगे क्या क्या है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। यहाँ पे रोड साइन एंड सिग्नल, जो रोड साइन एंड सिग्नल है जैसे कि मैंडेटरी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन साइन वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रैफिक रूल जो है जैसे कि ओवरटेकिंग, पार्किंग, स्टॉपिंग, यूज ऑफ हॉर्न कहां पर करना है, स्पीड लिमिट्स क्या है, लेन डिसिप्लिन क्या है, तो ये ट्रैफिक रूल्स हो गए। मोटर व्हीकल एक्ट बेसिस, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पीयूसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पेनल्टीज कब होती है, जनरल रोड सेफ्टी क्या होती है, वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 4 नंबर का जो पॉइंट है वो है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन, यानी कि यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो फंक्शन ऑफ इंजन से आएगा, ब्रेकिंग सिस्टम से आएगा, कूलिंग सिस्टम से आएगा, स्टीयरिंग सिस्टम से, टायर से, गियर सिस्टम से, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों गियर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, इंडिकेटर से, लाइट से, रियर व्यू मिरर से या अदर सेफ्टी डिवाइसेस जो भी होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कॉमन टाइप ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रिक विथ नॉलेज ऑफ बैटरी के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में। तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है 4 नंबर का
कॉलम। उसके अलावा ध्यान रखिएगा जिस तरह से कॉलम डिवाइड है तो सभी से ही इक्वल क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज, देखो जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज को पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस आती है वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहां पे देखो करंट अफेयर तो कॉमन है, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी कॉमन है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम ईटीसी, जो भी स्कीम किसके रिगार्डिंग, व्हीकल्स के रिगार्डिंग, ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग हमको देखना है, वो अवेयरनेस होने चाहिए। ट्रैफिक रूल एंड सिग्नल के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्राइविंग रूल से रिलेटेड, सेफ्टी रूल से रिलेटेड, जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका क्या है, ऑपरेटर की वैकेंसी है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स या फिर जो भी रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट के आए हैं वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके अलावा जो लास्ट 6 नंबर का पॉइंट है वो है बेसिक मैथमेटिक एप्टीट्यूड। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे, जिसमें देखो अर्थमेटिक कैलकुलेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या है यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। ये 10वीं कक्षा का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जरूर है, लेकिन ये फिजिक्स है सारी की सारी। स्पीड वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रायंगल्स रिलेटेड, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या है ना, कुछ साइंस के टॉपिक आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें आप लोग देखोगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये फिजिक्स भी है, साथ साथ में आपका मैथमेटिक्स भी है, तो ये WCS को इंडिकेट कर रहा है। तो ये वहां से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे ही टॉपिक को बहुत ही बेहद तरीके से प्यार मोहब्बत से आपको कराया जाएगा, आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसका फुल कोर्स स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा, तो 1 से 2 डेज आप वेट कर लीजिए, वहां से आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, जैसे ही आपका कोर्स लॉन्च होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।